आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनको राजनीति तो विरासत में मिली, लेकिन वो समाज कारण करते ही ज्यादा नजर आई। सत्ता की गलियारों में हालांकि उनकी तूती बोलती है, लेकिन वो मंत्रालय के चक्कर इसलिए लगाती है ताकि आदिवासी आश्रमशालाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, बच्चों को न्याय मिल सके। राजनीतिक सितारे की बेटी होने के बावजूद भी जमीन पर पैर है और बिना मीडिया के आदिवासी पाड़ों की धूल छानती है। सुप्रिया सुले हमारे साथ है, उन्हीं से शुरुआत करते हैं। सुप्रिया दी, एक आपने एक उपक्रम हाथ में लिया है, क्या है वो उपक्रम, उसके बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत संवेदनशील विषय है, समाज उसकी तरफ कई अलग अलग मायनों में देखता है। ये स्त्री भ्रूण हत्या का नया प्रोजेक्ट यशवंतराव चौहान प्रतिष्ठान जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ से हमने शुरू किया है। और इसकी शुरुआत एक्चुअली हुई कि जब मैं डिस्ट्रिक्ट में काम करती हूँ, पूना डिस्ट्रिक्ट से जहाँ से मैं चुन के आई हूँ, उस एरिया में पहले 900 साढ़े 900 लड़कियों के पीछे 1000 लड़के हुआ करते थे। अभी वो नंबर 870-80 पे आ गया है। तो हम सबको बड़ी चिंता हो रही थी कि क्यों हो रहा है। तो हमने थोड़ा उसका स्टडी किया कि क्या हो रहा है, कि डॉक्टर्स है कि क्या इसका कारण है कि लड़कियों का नंबर नीचे हो रहा है। उसके बाद पर्ली का बहुत बड़ा इंसिडेंस हुआ और उसके बाद बारामती तालुका में और एक स्त्री भ्रूण हत्या का इंसिडेंस हुआ। तभी मुझे लगा कि इसमें ज्यादा हम सब ने ध्यान देना चाहिए। और मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में और देश में एक ऐसा ही पॉलिटिकल, एटलीस्ट पॉलिटिक्स में एग्जाम्पल हो सकता है जिन्होंने इतने साल पहले फैमिली प्लानिंग की और एक बच्चे पे, और वो भी एक लड़की होने पर ही उन्होंने फैमिली प्लानिंग किया। ऐसे मेरे माता पिता है। तो मेरा जन्म एक बहुत लिबरेटेड और मॉडर्न फैमिली में हुआ। तो मैं सोच ही नहीं सकती कि एक तरफ हम लोग मॉडर्नाइजेशन में जा रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, इंडिया इज अ बिग प्लेयर इन द वर्ल्ड, और फिर ये स्त्री भ्रूण हत्या क्यों हो रही है। जेंडर इक्वालिटी, अभी रिजर्वेशन है, महिलाओं को अच्छा ये बचत गट के माध्यम से अच्छा मिल रहा है, एक चांस मिल रहा है, तीसरा बच्चा होगा तो आपको जॉब नहीं, आप राजनीति में नहीं आ सकते। और फिर महिलाओं को आरक्षण दिया है 50%, 33% से लेके उसके 50% तक लेके गए, और लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, साइकिल दी जा रही है, बहुत सारे उपक्रम हो रहे, अच्छे प्रोग्राम हो रहे। फिर भी बेटी क्यों नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि बेटी नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए होगा तो एक बेटा चाहिए, उसके बाद बेटी चलेगी, ऐसा एक थॉट प्रोसेस है। उसके कारण क्या है? दहेज है, लड़की पे बहुत खर्चा करना पड़ता है, फिर किसी और के यहाँ वो शादी होके जाती है, हम जब बुढ़ापे में साथ सहारा नहीं हो सकती लड़की, ऐसे अलग अलग विषय आ रहे हैं। एक चीज देखने को मिली, इसका नाम बहुत खूबसूरत है, जागर जाणीवांचा। जागर मराठी में हम लोग तब इस्तेमाल करते हैं जब आमतौर पर एक जागरण होता है जो सालों चलते रहता है। क्या ये जागर केवल भावनाओं का जागर है, या फिर ये एक सामाजिक परिवर्तन की अगली स्टेप है जो महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर, यहाँ से लेकर राजर्षि शाहू महाराज तक लगातार चलती आ रही है महाराष्ट्र में, जो कहीं ना कहीं ब्रेक होती नजर आ रही है? उनकी ही एक्चुअली जो जागर हा जाणीवांचा तुमच्या माझ्या लेकींचा, मतलब आपकी और मेरी बेटी के बारे में हम लोग बात करें। और मुझे ये सेव द गर्ल चाइल्ड है वो बिल्कुल पसंद नहीं। किसको बचाने जा रहे हैं? बेटी को बचाओ तो उसको आप हेल्पलेस कर रहे हैं, तो क्यों उसको एक अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड से देखे। क्योंकि अभी सेव बोलते तो आप बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो उसको बचाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड से देना चाहिए। इसलिए हमने ये नाम कॉनोटेशन किया है। और इसकी शुरुआत नायगांव, जहां सावित्रीबाई फुले का जन्म गांव है, सातारा डिस्ट्रिक्ट में, वहां से हमारी पदयात्रा शुरू होगी एक मोबिलाइजेशन के लिए कि इसके बारे में चर्चा हो। और महाराष्ट्र से युवती आएंगी, 500 लड़कियां होंगी हर डिस्ट्रिक्ट से, भले गढ़चिरौली हो, नंदुरबार हो, कोंकण हो, रत्नागिरी हो, सब जगह से आएगी और उनके साथ मैं चलूंगी इसके। लेकिन बाबूजी, इसके एक टेंडेंसी खासकर महाराष्ट्र में देखने को मिलती है कि शूर या स्वाधीनता सेनानी पैदा हो, शिवाजी पैदा हो, लेकिन पड़ोस के घर में। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर से रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो, लेकिन बावजूद इसके क्या इस पूरी स्त्री भ्रूण हत्या को लेकर कौन जिम्मेदार लगता है? आपने इस बारे में अध्ययन किया होगा। क्या सामाजिक मानसिकता है जो जिम्मेदार है, या फिर सरकारी मशीनरी जो आपने भी गिनवाई कि इतनी सारी योजनाएं हैं लेकिन बावजूद इसके प्रमाण नहीं बढ़ रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से हमारी सोच, अगर मैं एक माँ हूँ, जब मेरी डिलीवरी होती है, मैं पहला सोचती हूँ कि मेरा बच्चा हेल्दी हो और अच्छा हो, बस उतना ही देखते हैं। लेकिन जब वो सास होती है तो वो सोचती है नहीं बेटा है कि बेटी। क्योंकि अगर एक माँ के रोल में आप सिर्फ बोलते हैं कि हेल्दी बच्चा हो, तो अब सास होती है तो आपको क्यों लड़का या लड़की चाहिए? और 2-3 ही छोटे छोटे मुद्दे हैं
जब मैं सबसे बात करती हूँ, एनजीओ से बात करती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, एजुकेशन है तो नहीं, आप एजुकेटेड में जाओ, आप मुंबई में रहो, पूना में रहो या गढ़चिरौली में रहो। उल्टा उल्टा जो ऊपरी समाज के तबके के लोग हैं, जो अमीर है और जिनके जेब में पैसे है, वही अबॉर्शन करवाने सबसे ज्यादा पहुंचते हैं। और आजकल तो सुनने में आया है, जो होम मिनिस्ट्री का भी रिपोर्ट है, कि आज जो जिनके पास पैसा है वो अगर भारत में नहीं कर सकते तो बैंकॉक जाके करके आते हैं, बाहर देश में जाते हैं, बाकी के स्टेट्स में जाते हैं। तो ऐसा मुझे पहले सोच रही थी कि शायद बदलाव किससे आता है, शिक्षा से आता है, एक्सपोजर से आता है। तो वो बात सोच नहीं है, आप ग्रामीण भाग की हो या पढ़ी लिखी औरत हो, सबको लड़का ही चाहिए। तो कैसे इसको ले ले, तो जन जागृति से ही, डिस्कशन से, डिबेट से कि लड़की क्यों नहीं चाहिए, कि उसको शायद उसकी शादी में बहुत सारा खर्चा फैमिली को करना पड़ता है, दहेज देना पड़ता है, दहेज के लिए रूल्स है, फिर भी दहेज अभी भी चलता है। 18 साल के नीचे की लड़कियों की आज भी शादियां होती है। आप मराठवाड़ा और उस एरिया में जाओ तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस देखे हैं। दूसरा, इसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। अगर फिर भी कुछ किसी को बहुत सारा पनिशमेंट हो कि भैया दिस विल बी नॉट टॉलरेटेड, 0 टॉलरेंस होगा इसके लिए, आप दहेज लेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा। 18 साल की लड़की के नीचे 17 साल की होगी, शादी करे तो उसको जेल में डाल। अगर ऐसा कुछ स्ट्रिक्ट रूलिंग हो तो ही ये बदलाव धीरे धीरे। लेकिन हमारे पास तो ऐसे कई एंटी डाउरी कानून बने है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते। दैट इज द प्रॉब्लम। इम्प्लीमेंटेशन में बड़ी दिक्कत है अपने यहाँ। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई आई फील कि स्त्री भ्रूण हत्या के लिए आप कायदे कानून नहीं कर सकते, कि अगर यहाँ नहीं हो तो स्टेट में जाएंगे। अभी आज कल ही हम लोग रिपोर्ट देते कि अबॉर्शंस का जो हो रहा है बड़ा अच्छा है, आप रेट्स कर रहे हैं, एक सिग्नल अच्छा जा रहा है कि हम लोग ये 0 टॉलरेंस करेंगे। लेकिन फिर कर्नाटक बॉर्डर पे जाके लोग कर रहे हैं। मैंने सुनने में आया कि हरियाणा में बड़ा एक काम, हरियाणा या पंजाब में, कि वैन में सोनोग्राफी मशीन आता है कि आपको पता भी नहीं चले, वहां टेस्ट करके उधर ही बता देते हैं कि लड़का है कि लड़की। अभी इसको हम लोग कहाँ कहाँ कंट्रोल करें। पुलिस बहुत अच्छा काम। आपको इसका क्या हल क्या नजर आता है, एक अल्टीमेट सॉल्यूशन की ये होना चाहिए? एक तो कानून कड़े सख्त जो आपने कहा वो, लेकिन उससे बड़ी मानसिकता में बदलाव। ये प्रोसेस बहुत लंबी है, हो सकता है पिछले अगले 50 सालों तक चले, 100 सालों तक चले, लेकिन इसका एक कॉन्क्रीट रिजल्ट आएगा। किस तरह से देखती हो, क्या हल? इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम 5 साल का किया है, क्योंकि 1-2 साल में, शायद 5 साल में कुछ होगा भी नहीं, 10 साल लगेंगे, लेकिन एक बड़ा सारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। और ऑल लेवल्स में भी हम एक कंपटीशन ले रहे हैं, पोस्टर्स की, डिबेट्स की और डिस्कशंस की, हर कॉलेज में। तो 2000 कॉलेजेस में एक डिबेट होगी कि स्त्री भ्रूण हत्या, बच्चे शपथ ले सकते कि अगर मैं कल शादी करूंगी तो मैं ये सोनोग्राफी जरूर करूंगी, कि माँ ठीक है, बच्चा ठीक है, हेल्दी है दोनों, जरूर 3 सोनोग्राफी करे। इट इज वेरी गुड सबके लिए ही, लेकिन सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए मैं नहीं करूंगा। और अगर ये मोबिलाइजेशन हम यंग एज से करें तो आप बदलाव देख रहे हैं, बड़ा सोसाइटी में चेंज आ रहा है। आप देखते हैं आजकल के युवक और युवती के कपड़े बदलते नजर आ रहे हैं, बाल नजर आ रहे हैं, उनकी लड़की को लगता है नहीं मुझे भी मेरे पैर पे खड़ा होना है, मुझे एक इनकम चाहिए, मैं नौकरी करूंगी, तो ऐसे एक बदलाव धीरे धीरे आ रहा है। तो इसी में क्यों नहीं आ सकता? और ये ओवरनाइट नहीं हो सकता। 5000 साल से अगर एक कल्चर चलता आ रहा है। और लड़की क्यों नहीं चाहिए? एक तो दहेज के हमें बारे, और हर एक फैमिली में एक सोच होती है जो एक जोर से नहीं बोलते कि अगर कल मुझे कुछ हो जाए तो मुझे अग्नि मेरी लेटी नहीं दे सकती। एक बड़ी चिंता सबको रहती है। और हमेशा मेरे पिता भी तो हमेशा मुझे जोकिंगली कहते हैं कि जब आदमी मर जाता है उसको अग्नि कौन देता है उसको थोड़ी पता होता है, तो क्यों हम इतना फंस करते हैं उसके कारण। बिकॉज बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे ही है जो मुझे भी मिलने आए बाद में कि आप इसमें काम करें, हमको भी काम करें, हम बहुत साल से काम कर रहे हैं लेकिन हमारे पे रेड्स हो रहे, और हम अच्छा काम कर रहे फिर भी हमारे यहाँ रेड्स हो रहे। तो आप कुछ बैलेंस होना चाहिए दोनों का। तो अगर ये सभी रेडियोलॉजिस्ट, सोनोग्राफिस्ट, जो भी डॉक्टर्स है, वो सब डॉक्टर्स, एनजीओ, समाज के, मीडिया का बड़ा सारा रोल है। आप इतना एक्सपोज कर रहे तो थोड़ा डर के करेंगे भी। तो उस ख्याल से अगर ऑल इंटरेस्टेड बॉडी, और इसका लीड अगर महाराष्ट्र सरकार ने लिया और केंद्र सरकार जो करना चाहती है सब एजेंसीज को, कि यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान भी सरकार के साथ ही काम करना चाहती है, तो हम सब एक साथ अगर काम करें, डिबेट हो, डिस्कशंस हो, कि अगर आप जाए तो आपको थोड़ा सा शर्म लगनी चाहिए कि ओह माय गॉड मैं ऐसा सवाल पूछ रही हूँ। तो जब आदमी को शर्म आएगी तब थॉट प्रोसेस में बदल जाएगा, तभी समाज में परिवर्तन होगा। टाइम लगेगा, मैं नहीं कह सकती कि 6 महीने साल में होगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर होगा। आपके घर में अगर देखा जाए तो आपके घर में आपने तो कहा कि बहुत मॉडर्न विचारों के हैं जो
बिल्कुल साफ नजर आया कि पवार साहब ने एक बेटी होने के बाद फिर ये नहीं सोचा कि मुझे बेटा चाहिए मेरी राजनीतिक विरासत आगे चलाने के लिए या मेरा परिवार आगे चलाने के लिए। बावजूद इसके खुद सुप्रिया सुले क्या सोचती है, वो किसके नजदीक है, अपने पापा के विचारों की या फिर माँ से ज्यादा अटैचमेंट रहती है घर में भी? फॉर्चुनेटली मैं हमेशा जोक करती हूँ कि माई पेरेंट्स डोंट हैव अ चॉइस, क्योंकि एक ही बच्चा है तो ऐसा उनको भी नहीं है कि इससे ज्यादा प्यार है कि उससे, और मुझे भी वही है अल्टरनेटिव कि जो भी है वो मेरी फैमिली है। और हर रिलेशनशिप में एक एंगल होता है, अपनी माँ से एक अलग कनेक्शन होता है, फादर से अलग कनेक्शन होता है। सो कौन ज्यादा कम ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन एवरी रिलेशनशिप, आप दोस्ती में रहो, आपके हस्बैंड के साथ रहो, फ्रेंड्स फैमिली के साथ, हर एक एज के बाद एक इमोशनल कनेक्ट, इंटेलेक्चुअल कनेक्ट फिर हो जाता है कि एक फ्रेंडशिप की तरह। मेरे फादर और मदर से नाता आजकल एक पेरेंट और चाइल्ड का नहीं, लेकिन एक फ्रेंडशिप का है बिकॉज ऑफ एज ना। कई साल बाहर रही हो आप, हिंदुस्तान से विदेशों में रही हो, वहां से आने के बाद क्या कभी आपने सोचा था कि आप इस तरह से राजनीति में भी आओगी? समाजकारण तो आप राजनीति में खैर बहुत बाद में आई, पहले आपने जिसे हम मराठी में चळवळ कहते हैं वहां से आप आई हो। क्या आपने कभी सोचा था कि अरे मैं भी राजनीति में आऊंगी या फिर मैं भी राजनीति का एक हिस्सा बनूंगी? मेरे ख्याल से जब से मैं पैदा हुई हमारे फैमिली में कैलाशवासी यशवंतराव चव्हाण जी का बहुत इन्फ्लुएंस रहा है। आज भी मैं यहीं काम करती हूँ, मेरा सब जो काम मेरे जो का थोड़ा फॉर सक्सेस या कंट्रीब्यूशन हुआ होगा वो इसी बिल्डिंग से हुआ है। तो मुझे लगता है कि मेरा जो कुछ कनेक्शन महाराष्ट्र से है मेरे काम से वो इसी बिल्डिंग से आता है। मैं कराड़ भी बहुत जाती हूँ। चौहान साहब का जो रेणुताई उनकी जो मिसेस थी, उनका जो ट्रस्ट है, उनका घर जो है, वो भी सब कोऑर्डिनेशन में ही आज भी देखती हूँ। और अगले साल 2012-13 से चौहान साहब की 100 साल होंगे, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, 100 सेंटेनरी है, उसमें भी बहुत सारे हम लोग ने प्रोग्राम्स किए हैं। और उसी हिसाब से जो महाराष्ट्र में ही वाज अ वेरी फॉरवर्ड थिंकिंग नेता, जो उनके स्पीचेस आज भी आप पढ़े तो आउटडेटेड नहीं लगते। ही वाज अ लिबरेटेड मैन, ही वाज एजुकेटेड, और उनको बहुत सारे फैसेट्स थे और इंटरेस्ट थे। वो समाजकारण करते थे, पॉलिटिक्स करते थे, रीडिंग में उन्हें बहुत इंटरेस्ट था, कला क्षेत्र में इंटरेस्ट था, म्यूजिक में था, थिएटर में था, सिनेमा में था। तो उनको, मुझे और मेरे फादर को मैं एक लिंक में देखती हूँ, क्योंकि हमारे तीनों के इंटरेस्ट वही से मिले। आज भी मेरे फादर और मैं बहुत काम तो सबका होता है, लेकिन यशवंतराव चौहान को तो मतलब हालांकि उनका एजुकेशनल नॉलेज क्या था उससे ज्यादा बेहतर ये था, उनके पास एक विजन था। आज भी हम 63 साल पे उन्हीं का जो विजन है उसी पे फॉलो कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो ये मल्टी फैसेटेड हो जाता है कि उनको एक राजनीति का एक विजन था, महाराष्ट्र के लिए एक बहुत सारा विजन था, एजुकेशन, विमेन, जो एग्रीकल्चर, आदिवासी समाज हो, उतना इंटरेस्ट उनको लिटरेचर में था। 3 किताबें साइमल्टेनियसली वो पढ़ते थे। कभी इंग्लिश में भी बहुत सारा पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, मराठी पढ़ते थे। तो उन्होंने खुद को ब्लॉक नहीं किया था किसी भी थिंग की, नहीं मैं महाराष्ट्र हूँ, इधर ही काम करूंगा। आई थिंक द विजन, बड़ा विजन था उनका। और थिएटर, सिनेमा, म्यूजिक, उसको भी उतना इंपॉर्टेंस उन्होंने दिया। वेरी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। लेकिन क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि किसी बड़े शख्सियत का बेटा या बेटी होना थोड़ा आपके ऊपर जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ा देता है, औरों के मुकाबले तुलना होने लगती है बार बार आपकी? नहीं, फॉर्चुनेटली मेरे फादर की और मेरी, मैं पॉलिटिक्स में सिर्फ 5-6 साल से ही काम कर रही हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ज्यादा कंपैरिजन नहीं होती। उनकी एक पर्सनालिटी है, मेरी है। उनके अचीवमेंट्स अलग है, मेरे अचीवमेंट मेरे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मेरे फादर और मदर ने कभी उनके जो सपने थे वो मुझ पे लादे नहीं है। राजनीति में आमतौर पर देखा है कि सत्ता हमेशा रिश्तों के ऊपर बनी है। बावजूद इसके, अगर भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको जिंदगी में अगर ऐसी चुनौती का सामना करना पड़ा कि रिश्ता या फिर राजनीति, सत्ता, किसे आप चुनना पसंद? 100% रिश्ता नहीं हो तो राजनीति क्या करूंगी क्या? लेकिन बावजूद इसके कई बार खबरें आती है कि फलाना नेता के साथ आपकी रंजिश चल रही है, इस नेता के साथ आपका मनमुटाव है, खासकर दादा के बारे में कहा जाता है। क्या इन बातों में सच में सच्चाई होती है, और अगर नहीं होती है तो कौन होता है जो इस तरह की बातें फैलाते रहता है? एक्चुअली परसों ही मैंने मीडिया में एक स्टोरी देखी थी, तो मुझे
बड़ा हंसी आई। मैंने दादा को फोन करके भी देखा, आप जल्दी टीवी देखो क्या स्टोरी चला रहे हैं। और मेरी और दादा की उस टॉपिक में बात भी नहीं हुई थी, मैं दादा को 2 दिन से मिली भी नहीं थी, सो चांस भी नहीं था हमारा कुछ डिस्कशन हो। और बड़े सारी ये जो स्टोरीज है, तो किसका फर्टाइल इमेजिनेशन होता है, बहुत सारे अच्छे स्टोरीज चलाते हैं सब लोग, तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग हो जाता है कि मुझे फैसिनेशन होता है कि मीडिया कहाँ से ये क्रिएट करती है, क्योंकि तकलीफ नहीं होती है कभी अंदर से? नहीं, मुझे हंसी आती है। मुझे तकलीफ क्यों नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ है ही नहीं। क्या ये इंटरेस्ट है कि एक जो कहा जाता है, हालांकि वो भी सच्चाई आप ही जानना चाहोगे, आप हंस दोगे फिर से, लेकिन क्या ये भी कहा जाता है कि ये एक तरीके से एक लाइन, एक लकीर खींची गई है कि ताई महाराष्ट्र की राजनीति में नजर नहीं देगी और दादा दिल्ली नहीं जाएंगे, दिल्ली नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, दोनों को कॉम्प्लीमेंट ही करना चाहिए। क्योंकि अगर महाराष्ट्र की राजनीति में हमारी ताकत हो तो ही दिल्ली में होंगे, नहीं तो दिल्ली में कुछ रोल ही नहीं है। और दिल्ली का जो है, अभी दादा डेप्यूटी सीएम भी है, उनके बहुत सारे काम दिल्ली में होते, तो वो ऐसा नहीं कह सकते कि वो दिल्ली में नहीं काम करते और मैं महाराष्ट्र में काम नहीं करती। अभी मेरा क्षेत्र महाराष्ट्र में है, दादा मेरे 6 एमएलए, उसमें से एक एमएलए दादा है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कनेक्शन एक, हमारा तो रोज में संपर्क आता है, क्योंकि 6 एमएलए से मुझे पर बात करनी पड़ती है। अगर कोई रास्ते का प्रॉब्लम हो गया, कुछ लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम हो जाता है, किसी नल पानी योजना में ये लैंड नहीं, कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो मुझे एमएलए को फोन करना पड़ता है कि भैया ये रास्ता नहीं हो रहा है, क्या करे, ये अगर कोई जमीन नहीं दे रहा है तो क्या करे, रास्ता दूसरी उधर से ले। और मुझे मजा आता है सबको साथ काम करने में। सुप्रिया सुले को व्यक्तिगत तौर पर क्या पसंद है, सत्ता में बने रहना, सत्ता के संग रहना, या पार्टी का काम करना, पार्टी के माध्यम से कार्यकर्ताओं तक जाना? क्योंकि ये कई बार कहा जाता है कि पवार साहब गांव के हर छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। क्या वो सब विरासत संभालना, जो असल मायने में असल धन दौलत तो किसी भी पार्टी की उसके कार्यकर्ता होते हैं, तो क्या वो संभालना ज्यादा अच्छा लगता है या सत्ता का हिस्सा बने रहना, कोई मंत्री पद हासिल करना? सत्ता इज रिलेटिव। आप देखो, अगर आप मंत्री हो और नॉन एफिशिएंट हो तो उस पावर का क्या करेंगे आप? और मैं एक एमपी होके अगर मेरा क्षेत्र अच्छा चलता है, महाराष्ट्र में आज देश में बारामती लोकसभा मतदार संघ का एक अलग सा आप मॉडल देखते हैं कि एक बहुत अच्छा मॉडल है, और एक्चुअली जिम्मेदारी उसकी मुझे ज्यादा लगती है, क्योंकि इतने साल से इतना इंपॉर्टेंट रहा है ये कॉन्स्टिट्यूंसी, एक डेवलप कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, तो वो प्रेशर होता है कि आपको सबसे आगे रहना चाहिए और उसमें ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट कैसी हो, तो वो बड़ा सारा प्रेशर इस लोकसभा क्षेत्र का मेरे पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि परफॉर्मेंस इज वेरी वेरी स्ट्रेट। मैं आपको छोटा सा उदाहरण, बारामती जब मैं जाती हूँ, पवार साहब 7:30 बजे 7:15 बजे मिलते हैं, मैं 8 बजे से मिलती हूँ। तो एक आदमी मुझे आया, आप बड़े देर से आते हैं, देर नहीं, 8 बजे मैं मिलती हूँ सबको, तो पवार साहब 7:15 7:30 बोलते हैं। पवार साहब का ये, तो मैं सोच रही थी कि 7:30 और 8 में आधा ही घंटा है, लेकिन इस आदमी को लग रहा है मैं ठीक से काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आधा घंटा, अगर मैं 10 बजे मिलूँ तो आप बोल सकते हैं पवार साहब तो 7 बजे 7:30 मिलते, आप तो 10 बजे आ रहे, मैं सिर्फ आधा घंटा 8 बजे में रेडी रहती हूँ। अभी मैंने बंदी किया, अभी अगर पवार साहब वहां हो तो वो 7 बजे मिलते तो मैं 6:45 जाके बैठती हूँ। आपके पार्टी में तो दिक्कत यह है कि पहले जिस जमाने में सरंजाम या फिर जमींदार हुआ करते थे, अब हालांकि पार्टी देशमुख इस तरह के लोग हैं जो अपने इलाके में एक सत्ता रखते हैं। इतनी सारी सत्ता केंद्रों को इकट्ठा करके फिर पार्टी चलाना और वो सत्ता को इम्प्लीमेंट करना, क्या कभी कभी मुश्किल नहीं लगता है? नहीं, एक्चुअली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में इतना टैलेंट है, और मैं मंत्रालय जाती हूँ तो हमेशा देखती हूँ, मेरा मंत्रालय काफी जाना होता है क्षेत्र के काम के लिए, कि एनसीपी के सब मंत्रियों के यहाँ कहाँ भी आप जाओ, भीड़ बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा भीड़ होती है, और एक अच्छा फील आता है कि जो कॉमन मैन है उसको लगता है कि ये आदमी हमारे लिए या लेडी हमारे लिए, जो एनसीपी की मंत्री है वो हमारे लिए कुछ करेगी, तो एक बड़ा अच्छा फील होता है। और मुझे जितना ज्यादा टैलेंट, हमारे पार्टी में जितना ज्यादा टैलेंट हो, यंग टैलेंट हो, उसको ज्यादा पवार साहब एनकरेज करते हैं, सो इट्स वेरी गुड। नई लीडरशिप आएगी कहाँ से नहीं। हाँ, अगस्ता साहब देश की सबसे यंगेस्ट मिनिस्टर है, लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि अगस्ता की जगह आपकी होनी चाहिए? क्योंकि जैसे इस पार्टी में अजीत दादा आपसे सीनियर है, वैसे दिल्ली की राजनीति में आप सीनियर हो वैसे अगस्ता को। नॉट रियली, ऐसा नहीं आप कह सकते। एक तो पवार साहब और मैं दोनों एक फैमिली के हैं, और हम दोनों ये एमपी है, यही बात। एक्चुअली एक फैमिली के 2 लोग हैं, ऊपर से दोनों भी मंत्रालय में चलेंगे तो ऐसा लगेगा हमारी दोनों की प्राइवेट पार्टी चल रही है इधर दिल्ली में। आप एक अलग सवाल थोड़ा सा था अन्ना हजारे को लेकर, आपके मंत्रियों पर तीखी नजर होती है अन्ना हजारे की, खासकर राष्ट्रवादी के मंत्रियों पर ज्यादा नजर होती है। एक आंदोलन शुरू किया है, एक मुहिम शुरू की है,
किस तरह से इस मुहिम को आप देखती हो? नहीं, मेरे ख्याल से एक लोकपाल बिल अभी पार्लियामेंट में आएगा। हमारे पार्टी की भी लाइन, जो यूपीए की लाइन है, उसी के साथ हम हैं कि लोकपाल जरूर आना चाहिए और किसी को भी करप्शन, नोबडी डिफेंड्स करप्शन। तो मेरे ख्याल से पंतप्रधान जी जो है, इज अ वेरी केपेबल मैन, वो जो डिसीजन लेंगे उस राष्ट्रवादी कांग्रेस उनके साथ रहेगी। कांग्रेस की तरफ से तीखे वार होते हैं अन्ना पर, कहते हैं कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से जो यूपीए की लाइन होगी, हमारी लाइन वही होगी। एक आखिरी सवाल, राजनेता जब भी राजनीति में आते हैं, नए लोग आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, एक ब्लूप्रिंट बनाने की बात करते हैं, विजन कहा जाए कि आगे क्या क्या हो सकता है। आपका क्या विजन है? 20 सालों के बाद आप महाराष्ट्र को कैसे देखती हो, किसानों को कैसे देखती हो? पीछे नहीं सकते, आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, बिकॉज बाकी के स्टेट्स भी परफॉर्म करने लगे। एक पवार साहब जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब तक ये एक बड़ा परफॉर्मिंग स्टेट देखा जा सकता था, सिंगल पावर परफॉर्मिंग स्टेट था। लेकिन आज आप बहुत सारे स्टेट्स, आप तमिलनाडु देखिए, गुजरात देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, हर जगह कौन, अगर यूपीए की हो, बिहार हो, एनडीए की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, वेरी गुड परफॉर्मिंग। दिल्ली आप देखिए कितना अच्छा काम चल रहा है, हरियाणा, पंजाब, सब जगह। सो कंपटीशन बहुत सारा बढ़ गया, अवेयरनेस बढ़ गया है, स्कीम्स अच्छी सब कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कंपटीशन बढ़ गया है। महाराष्ट्र का जो विजन है, वो हर आदमी का सिस्टम के साथ, ऐसा होता है कि हम सिस्टम के जब बाहर होते हैं तो क्रिटिसिज्म बहुत इजी होता है। सिस्टम के अंदर काम करके एक चांगली लीडरशिप, ओनरशिप प्रोग्राम का लेके इम्प्लीमेंटेशन में तब चीज हो जब आप खुद इलेक्शन में खड़े रहे, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी दे और खुद लीड करे फ्रंट में कि मुझे इम्प्लीमेंट करना है और उसके लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी या करूंगा, व्हाटएवर द चेंज। 20 सालों के बाद 20 साल का मैं देखती हूँ कि एक महाराष्ट्र एक प्रगतिशील, एक मॉडर्न, लिबरेटेड ही स्टेट रहेगा। धन्यवाद सुप्रिया ताई। ये थी सुप्रिया सुले। हमेशा ये कहा जाता है कि बड़े दरख्त के नीचे छोटी शाखाएं नहीं फल फूल सकती, लेकिन ये शाखा कुछ अलग है और ये भी काम कर रही है राजनीति में। हालांकि इनकी स्टाइल अजीत दादा पवार अपने उनके तरह से बेबाक उतनी तीखी नहीं है और ना ही पवार साहब की तरह वो बहुत सोच समझ कर बोलती है। एक खुलापन है, एक पारदर्शीपन है जो उनके बातों में भी साफ नजर आता है। वो जितना जरूरी मानती है सामाजिक परिवर्तन, उतना ही सत्ता में हिस्सेदारी होने के बावजूद भी ये मानती है कि अब कहीं ना कहीं सत्ता को और ज्यादा मजबूत और ज्यादा तीखा होना चाहिए गैर कानूनी रूप से चलने वाले या चलाने वाले लोगों के, संस्थाओं के खिलाफ।